हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन झा ऑफिशियल में। आज हम एक नई सीरीज़ लाने वाले हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी विश्वास सीरीज़, जिसके अंदर में मैं पूरे क्लास 11 और क्लास 12 का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रिव्यू करूंगा दोस्तों। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ क्लास 11 का। मैं इस चैप्टर का एनसीईआरटी आज लाइन टू लाइन आपके साथ पढ़ूंगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि इस चैप्टर में दोस्तों हमको पढ़ना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये बहुत छोटा चैप्टर है दोस्तों, और इससे मिनिमम 2 से लेके 4 क्वेश्चन हर साल पूछ लेते हैं। 2 से लेके 4 क्वेश्चन हर साल पूछ लेते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, मैं येलो हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर दिया करूँगा, आप भी उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, जो कि पिछले आए हुए हैं और आगे आने की उसकी पॉसिबिलिटी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ फर्स्ट है, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। जो हम लोग एक्सचेंज ऑफ O2, हम लोग O2 को लेते हैं और एटमॉस्फेयर में CO2 को रिलीज करते हैं बाय द सेल्स, उसे ब्रीथिंग भी कहते हैं, उसे कॉमनली रेस्पिरेशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि हमारा पहला सब टॉपिक है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन तो हर साल आ ही जाता है दोस्तों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि इसमें फर्स्ट लाइन में बताया गया है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वैरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो डिफरेंट एनिमल्स का होता है वो मेनली डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसा है, वो सेलुलर है, वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए, इसमें दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, लोअर invertebrates like sponges, Sigantretas, flatworms, etc. exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये लाइन में बताया गया है कि स्पॉन्जेस, सिगेंट्रेटा, फ्लैटफॉर्म्स जो है वो एक्सचेंज O2 और CO2 को बाय सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पायर करते हैं। वो लोग सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पायर करते हैं। और अर्थवर्म्स है जो है वो मोस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट have a network of tubules, tracheal tubes to transport atmospheric air within the body। अर्थवर्म्स या इंसेक्ट जो है उनके पास मॉइस्ट क्यूटिकाई होता है और ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, जिससे वजह से वो एटमॉस्फेरिक एयर को एक्सचेंज कर पाते हैं। और जो गिल्स जो होता है, जो फिश के एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स, गिल्स आर यूज्ड बाय द एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्कस, व्हेयर वैस्कुलराइज्ड बैक कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। गिल्स जो है वो एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्कस, एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड एंड मोलस्कस के द्वारा यूज़ किया जाता है, और वैस्कुलर बैक जो हम यूज़ करते हैं लंग्स को रेस्पिरेशन करने के लिए, वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो लैंड पे रहते हैं उस एनिमल्स जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है लंग्स के द्वारा करते हैं। Among vertebrates, fishes use gills. Among vertebrates, fishes use gills, whereas reptiles, birds, and mammals respire through lungs. Reptiles, birds, and mammals respire through lungs. Amphibians and frogs can respire through moist skin. ऑल्सो एम्फीबियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट तरीक़ों से रेस्पायर करते हैं दोस्तों। जैसे कि एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। जैसे कि फर्स्ट में वो गिल्स से भी रेस्पायर करते हैं, एम्फीबियंस गिल्स से भी रेस्पायर कर देते हैं, फिर गिल्स से रेस्पायर करते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स वो मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है कि जो मैमल्स का जो है सबसे डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सबसे डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका है, तो वो मैमल्स का है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो इसको भी चलिए पढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम,
इसमें बताया गया है वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबाउट द अपर रिब्स। हमारा जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, नोस है, वो अपर रिब के ओपन होता है, दो जो कि पेयर में होता है, जो कि पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। जो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है इट रीड्स टू ए नेसल चैम्बर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद नेसल चैम्बर्स ओपन होता है, उसके बाद थ्रू द नेसल पैसेज ओपन्स इनटू द फैरिंक्स। दोस्तों फैरिंक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैरिंक्स होता है ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। फैरिंक्स क्या होता है दोस्तों, जो एक पोर्शन जहाँ पे फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज होता है, फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज होता है फैरिंक्स। फैरिंक्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। चलिए बढ़ते हैं। द फैरिंक्स ओपन्स थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। द फैरिंक्स जो है ओपन होता है किसमें दोस्तों, ट्रैकिया में। फैरिंक्स ओपन होता है ट्रैकिया में, तो किसके द्वारा दोस्तों, लैरिंक्स रीजन। लैरिंक्स क्या होता है दोस्तों, इसमें बताया गया है लैरिंक्स इज ए कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन। लैरिंक्स किस में हेल्प करता है दोस्तों, साउंड प्रोडक्शन। और इसको और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं, लैरिंक्स। साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं, लैरिंक्स। ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। epiglottis is important दोस्तों, epiglottis से सवाल आए हुए हैं। thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। जब हम स्वैगो करते हैं दोस्तों, तब जो है ग्लॉटिस को जो है ये कवर कर देता है, जिससे कि फूड जो है विंड पाइप में एंटर ना हो सके। जैसे कि बताया गया टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स, जिससे कि ट्रैकिया में वो फूड एंटर ना कर सके, उसके एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को थिन इलास्टिक कवरेज से कवर कर देता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में बताया गया है दोस्तों, ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब। कलर चेंज कर देते हैं। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब extending up to a mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into right and left primary bronchi। ट्रैकिया जो है एक स्ट्रेट ट्यूब होता है दोस्तों, जो कि मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है, और वो है डिवाइड कब करता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ट्रैकिया डिवाइड करता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिया जो है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई जो दोस्तों वो 3 में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकिया एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स हो जाता है। तो ब्रोंकाई में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई अंडरगो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, each bronchi undergoes repeated divisions to form secondary and tertiary bronchi, and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles। The trachea जो लाइन जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लाइन, द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या दिया है दोस्तों, जो ट्रैकिया और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई है, और जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स का जो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो सी शेप का होता है दोस्तों। कार्टिलेजिनस रिंग्स सी शेप का होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, उसे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कलर चेंज कर देते हैं। Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure alveoli, जिससे वजह से हम रेस्पायर कर पाते हैं, एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का जो मेन पार्ट होता है alveoli होता है, वो जो कि बहुत मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, दोनों ही लंग्स में मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। वो टर्मिनल ब्रोंकियोल से राइज होते हैं, जो कि थिन होते हैं, ये बताया गया। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड alveoli comprise the lungs। We have 2 lungs, जो बताया गया है दोस्तों, we have 2 lungs which are covered by double membranous pleura। जो कवर किससे, lungs को कवर किससे करते हैं दोस्तों, प्यूरा। lungs are covered by pleura with a pleural fluid between them। 2 प्यूरा के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड होता है दोस्तों, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विथ थोरैसिक। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कौन सा जो है
प्लूरल मेम्ब्रेन थोरैसिक कैविटी से क्लोज कांटेक्ट में होता है, तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद थोरैसिक कैविटी। ये डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। कौन डायग्राम कभी कभी पूछ ली जाती है दोस्तों, तो हम इसको बता देते हैं। यहाँ पे एपिग्लॉटिस है, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे में डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाल में, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई जो है ब्रोंकियोल्स में डिवाइड कर जाता है। और यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड बताया गया, और जो ये एयर लाइक सैक्स दिखाया गया वो अल्वियोलाई है। और जो डायफ्राम जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायफ्राम, जो आगे हम पढ़ेंगे। और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन दो होते हैं दोस्तों, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ लंग सरफेस। लंग सरफेस के कॉन्टैक्ट में कौन होता है दोस्तों? इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू अ टर्मिनल ब्रोंकियोस कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया गया रेस्पिरेशन को, पार्ट्स को, कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। दो पार्ट है दोस्तों, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोस तक है, कॉन्स्टिट्यूट द टर्मिनल ब्रोंकियोस। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोस कंडक्टिंग पार्ट होता है। अल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। क्या क्या बताया गया है दोस्तों? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोस तक कंडक्टिंग पार्ट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोस तक कंडक्टिंग पार्ट, और अल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। अल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कंडक्टिंग पार्ट के बारे में यहाँ बताया गया दोस्तों। कंडक्टिंग पार्ट, the conducting part transport the atmosphere air to the alveoli, clears it from foreign particles। foreign particles इसे जो है क्लीन करता है, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। में जो मेन फंक्शन होता है कंडक्टिंग पार्ट का वो होता है फॉरेन पार्टिकल्स से उसको क्लियर करना, और ह्यूमिडिफाइज ऑन द एयर को बॉडी टेम्परेचर में, जैसे कि हमारा बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है उसको बॉडी टेम्परेचर में इसको ब्रिंग करता है या लाता है। एक्सचेंज पार्ट जो है मेनली साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। एक्सचेंज पार्ट मेनली किसके लिए होता है दोस्तों? एक्सचेंज पार्ट मेनली एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 के लिए होता है। यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज का ही मतलब होता है दोस्तों कि बदलना, एक्सचेंज करना। वहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 and CO2 का। कंडक्टिंग पार्ट में हम एटमॉस्फेरिक एयर को अल्वियोलाई तक पहुँचाते हैं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, which is anatomically an airtight chamber। ये airtight chamber है दोस्तों। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। ये important है दोस्तों। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। द थोरैसिक चैम्बर डॉर्सली जो है वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वाला पार्ट को दोस्तों डॉर्सल बताया जाता है। तो पीछे वाला डॉर्सल पार्ट वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ है। वेंट्रल जो आगे वाला पार्ट है स्टर्नम, जो कि दो रिब्स के बीच में होता है दोस्तों, वो स्टर्नम होता है, वो वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लैटरली बाय द रिब्स, जो हमारे बगल साइड्स होते हैं, लैटरली बाय द रिब्स, एंड ऑन द लोअर साइड डायफ्राम, जो डोम शेप का होता है उसको डायफ्राम बोलते हैं दोस्तों। तो ये थोरैसिक चैम्बर को फॉर्म करते हैं। थोरैसिक चैम्बर is formed by dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, on the lower side on the diaphragm। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity। बताया गया दोस्तों कि कोई भी अगर चेंज होता है थोरैसिक कैविटी में, थोरैक्स में, तो वो किस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा? लंग्स में। जैसे कि हम अपना थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज करते वो लंग कैविटी में भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ये वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि आगे रेस्पिरेशन वाले पार्ट में आएगा। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। वैसा अरेंजमेंट क्यों एसेंशियल है? अगर हम अपना वॉल्यूम को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं तो प्रेशर घटेगा बढ़ेगा नहीं, प्रेशर नहीं घटेगा बढ़ेगा, तो एयर तो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में बढ़ता है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है ऐसा अरेंजमेंट एसेंशियल है फॉर
यहाँ जैसे जैसे बताया गया देखो, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, अपने डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, रेस्पिरेशन जो है 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, जो कि फर्स्ट पार्ट है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, नेक्स्ट पार्ट है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस अल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास जो होता है उसको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, फोर्थ पार्ट में डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, जब ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड टिश्यू के पास जाता है, उसके बाद जो डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 का ब्लड और टिश्यूज में, वो फोर्थ पार्ट है। और यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसको कि सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिससे O2 को सेल्स यूज करते हैं, O2 को सेल्स रिलीज यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट 17.2 टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें कि ब्रीथिंग कैसे होता है वो डिटेल में बताया गया, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस इंस्पिरेशन during which atmospheric air is drawn in, expiration by which atmospheric alveolar air is released out. ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन जिससे हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, एक्सपिरेशन बाय विच अल्वियोलर एयर मतलब जो एयर उसको रिलीज करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, द मूवमेंट ऑफ एयर जो है, the movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। क्या बताया गया है दोस्तों, द मूवमेंट एयर का अंदर आना और बाहर आना किससे कैसे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे, एयर किस प्रेशर से किस प्रेशर में जाता है, तो हाई प्रेशर एरिया से लेके लो प्रेशर एरिया में जाता है, उसी को प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure। intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure। जैसे कि P आउटसाइड, प्रेशर आउटसाइड फिक्स है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर फिक्स है जो कि 760 mm ऑफ Hg है, तो वो हाई हो गया, हमें अपना अंदर का लंग्स का प्रेशर को है वो कम करना पड़ेगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 760 हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में आता है, तो हमें अपना इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को घटाना पड़ेगा। वो उसे क्या बोलेंगे, देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर, देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमारा जो प्रेशर लंग्स में होता है वो नेगेटिव प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे लेस प्रेशर होता है देन प्रेशर आउटसाइड। तो उसके लिए हमें क्या करना, एक्सपीरेशन में वही उल्टा होता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है, अपने लंग्स में प्रेशर हाई होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अपने लंग्स में प्रेशर हाई होता है। यहाँ जैसे कि बताया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हाई होता है। ये अल्टर टू सेट्स ऑफ मसल्स जो होता है, उसके लिए जो मसल्स इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, तो द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स जो है वो इसके लिए हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ सर्च ग्रेडियंट्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर क्वेश्चन में आए कि कौन सा मसल्स इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए, तो आएगा द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ सर्च ग्रेडियंट्स। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm। इंपॉर्टेंट है, इंस्पिरेशन कैसे होता है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम which increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis। anteroposterior axis मतलब क्या होता है, एंटेरो मीन्स ऊपर, पोस्टीरियर मीन्स नीचे होता है दोस्तों। इंक्रीज करना है वॉल्यूम, इंस्पिरेशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर घटेगा। जैसे कि पहले ही मैंने बताया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंस्पिरेशन में कम करना पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है। वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में, तब वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इंक्रीज होगा। और एक और कॉन्ट्रैक्शन होता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दो मसल्स जो इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, तो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंस्पिरेशन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर को इंक्रीज करते हैं।
जैसे कि यहाँ बताया गया, कॉसिंग एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। जो स्टर्नम है या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में और डायफ्राम जो है एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस में, जिसके वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिससे थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे बताया गया है, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, जैसे कि आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा जिससे टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर घटेगा, जिसके वजह से एयर जो है आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा, आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। प्रेशर आउटसाइड से इनसाइड मूव करता है, इसलिए एयर जो है आउटसाइड से अंदर लंग्स की तरफ मूव करेगा, उसे हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। इंस्पिरेशन, जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इंस्पिरेशन आपको समझ आ गया होगा, मैं इसे एक बार वन शॉट समराइज कर देता हूँ। इंस्पिरेशन जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा होता है, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज किया जाता है, जिससे प्रेशर घटता है और एयर जो है आउटसाइड से इनसाइड आ जाते हैं। यही इसके बारे में इंस्पिरेशन है। अब एक्सपिरेशन पढ़ते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूसेस द थोरैसिक वॉल्यूम thereby the pulmonary volume in pulmonary volume। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों, एक्सपीरेशन में है डायफ्राम रिलैक्स करते हैं और इंटरकोस्टल मसल्स भी यहाँ पे रिलैक्स करते हैं। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, जिससे वॉल्यूम घटता है, रिड्यूस होता है, जिससे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर वाला प्रेशर बढ़ेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा रहेगा। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रॉसिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपीरेशन। जैसे कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, किससे ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और एयर जो है आउटसाइड टू इनसाइड चला जाएगा, जिससे एक्सपीरेशन हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस हाउ विच ब्रीथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथन ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विथ ऑफ द एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। ये जो है दोस्तों एडिशनल मसल्स इन एब्डोमेन किस में हेल्प करता है, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जिससे वजह एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, तब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं, उसमें एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में एब्डोमिनल मसल एडिशनल जो है इन्वॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ पे ब्रीथिंग रेट बताया गया है, ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 times per minute। A healthy human breathes 12 to 16 times per minute। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसको एकदम आराम से और फोकस से सुनिए। इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम है दोस्तों जो हम लोग नॉर्मल ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, जो कि वॉल्यूम बताया जाता है इसमें वॉल्यूम्स को। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितना वॉल्यूम हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, जो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उस वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। जो वॉल्यूम हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। उसे अप्रॉक्स 500 ml। टाइडल वॉल्यूम इज अप्रॉक्स 500 ml। वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, तो इसे बहुत फोकस होकर सुनिए। टाइडल वॉल्यूम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइडल वॉल्यूम है जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो हम वॉल्यूम को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना बताएगा, 500 ml। तो इसी को मल्टीप्लाई करके ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 600 to 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट हम कितना एयर को इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं दोस्तों, 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट में 6000 से लेके 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर को हम पर मिनट में ब्रीथ इन कर सकते हैं और ब्रीथ आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये सिंपली है दोस्तों, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सिबल इंस्पिरेशन के द्वारा जो हम रिजर्व वॉल्यूम जो हमारे बॉडी में होता है, जो एडिशनल वॉल्यूम है दोस्तों, इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो टीवी है वो जो हम नॉर्मल कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, उसके साथ जो है जो हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं उसका जो वैल्यू होता है 2500 से 3000 ml तक, 2500 ml से लेके 3500 ml, जो कि मैक्सिमम है। ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वॉल्यूम किस में होता है, IRV
इंस्पायरेटरी मैक्सिमम है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपीरेशन से जो हम रेस्पायर करते हैं उसको एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि 1000 से लेके 1100 ml तक का होता है। 1000 से लेके 1100 ml, 1000 से लेके 1100 ml एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जो टीवी है, इसका जो टीवी है वो है ही दोस्तों, उसके साथ जो हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं उसको एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेसिड्यूल वॉल्यूम, जो कि एयर जो है अपने लंग्स में हर वक्त रहता है, जो हर वक्त रहता है एयर लंग्स में, वही बताया गया है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है उसे रेसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 1100 ml से 1200 ml तक का होता है। वैल्यूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद कर लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ। रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 ml से 1200 ml, और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml से 1100 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml से 3000 ml, टीवी जो है 500 ml, 500 ml सबसे मिनिमम, 500 ml सबसे मैक्सिमम 2500 ml से 3500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैक्सिमम IRV मिनिमम TRV, मैक्सिमम IRV मिनिमम TRV। इसके याद करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, टेरी, जो मैक्सिमम 2500 ml होता है, 2500 से 3000 जो कि IRV, और मिनिमम टीवी होता है। चलिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, अब कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसको बोलते हैं? जो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो भी हम एयर को इंस्पायर कर सकते हैं उस कैपेसिटी को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जब हम नॉर्मली एक्सपायर कर देते हैं उसके बाद जितना हम एयर को इनहेल कर सकते हैं उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, टीवी प्लस IRV, टीवी प्लस IRV, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस IRV, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस IRV। सब दोस्तों इस वीडियो के पढ़ने के बाद मैं सब कुछ आपको फिंगर टिप्स पे कर दूंगा। आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, NCERT में पूरा आपको फुल टू पढ़ा दूंगा दोस्तों। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire, total volume of air person can expire। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना है एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं उसी को एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, उसको टीवी प्लस ERV, टीवी प्लस ERV। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो थर्ड है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन। जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद कितना हम एयर इंस्पायर कर सकते हैं, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में बताया गया है दोस्तों कि नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रिमेन रहता है, रिमेन इन लंग्स, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद। तो वो क्या होता है? ERV प्लस RV, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV। वाइटल कैपेसिटी, फोर्थ है वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपीरेशन। फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद कितना एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम ब्रीथ इन कर सकते हैं उससे वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वो क्या क्या होता है? दिस इंक्लूड्स ERV, TV एंड IRV, ERV, TV एंड IRV। इसको और जैसे पढ़ सकते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। जो मैक्सिमम, इसमें वाइटल कैपेसिटी का इजी क्या है दोस्तों कि फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद, एक्सपीरेशन कर दिए तो क्या करना पड़ेगा? ब्रीथ इन करना पड़ेगा। एक्सपीरेशन हो गया तो क्या करना पड़ेगा? ब्रीथ इन करना पड़ेगा। तो वाइटल कैपेसिटी फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद, फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद हम क्या करेंगे? ERV करेंगे, फिर नॉर्मल इंस्पिरेशन करेंगे, फिर नॉर्मल IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हमें करना पड़ेगा। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? टीवी प्लस IRV प्लस ERV। वाइटल कैपेसिटी टीवी प्लस IRV प्लस ERV। टोटल लंग कैपेसिटी, नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद वाइटल कैपेसिटी में क्या करना था? फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद हम कितना एक्सेल कर सकते हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी में क्या है? फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद हम कितना एकोमोडेट कर सकते हैं, लंग्स में कितना प्रेजेंट होता है।
ये क्या होता है दोस्तों, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, ये सब होता है वाइटल। और इसको कैसे पढ़ सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल रन कैपेसिटी। टोटल रन कैपेसिटी आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, और उसको कैसे पढ़ सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी कैसे होता है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। चलिए नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। हर चैप्टर 2 पार्ट या 3 पार्ट में होगा, जिससे कि छोटा वीडियो बड़ा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। 1 आवर का एक चैप्टर में हम डिस्कशन कर पाएंगे, तो ये हाफ एन आवर का ये वीडियो था। और नेक्स्ट पार्ट में हाफ चैप्टर में डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।